तो हम लोग शुरू करें इतिहास। इतिहास में इतिहास के इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आप आए और आप सभी लोग जल्दी जुड़ने का प्रयास करें। टाइमिंग को लेकर कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है कि समय सर ऐसा है कि इसमें थोड़ी सी समस्या हो रही है, तो हमने टाइमिंग को कल से यानी संडे से टाइमिंग को कर दिया जाए 8 बजे से। कैसा रहेगा बताइएगा आप लोग। कल से अगर टाइमिंग 8 से 9 रात्रि में कर दी जाए तो उसमें कैसा रहेगा, इस पे आप लोग अपना राय दीजिए, क्योंकि कुछ लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो और कैसा चल रहा है, पढ़ाई चल रही है? निशा जी, आद्या जी नमस्ते, सरता जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग निशा जी। तो हम लोग इतिहास पे कल जो बात हुई थी, मौर्य काल के इर्द गिर्द ही अभी हम लोग घूम रहे हैं। कल बात हुई थी कौटिल्य की। कौटिल्य, आज हम लोग बात करने वाले हैं मनु की और मेगास्थनीज की। तो मेगास्थनीज को, क्योंकि ये मौर्य शासन से ही जुड़े हुए हैं, तो मेगास्थनीज की बात की जाए तो मेगास्थनीज के विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है उसको देखा जाए। फिर मेगास्थनीज ने जिस अपने भारत यात्रा के दौरान जो चीज़ें सोचा, समझा, देखा, उसे वह संकलित किया एक ग्रंथ में जिसे इंडिका नाम दिया गया। तो गुड इवनिंग शुभम जी, आलोक जी गुड इवनिंग, निशा जी गुड इवनिंग, अमित गुड इवनिंग। तो आप लोग वही जो बात कह रहे थे आप लोगों से टाइमिंग के विषय में, रात्रि में 8 से 9 के विषय में हम बताइएगा कैसा है। तो हम लोग मेगास्थनीज की बात आज, और मेगास्थनीज और मनुस्मृति की। मेगास्थनीज की बात मौर्य शासन के संदर्भ में, और मनुस्मृति की बात जो की जाएगी वो विशेषकर शुंग और सातवाहनों के संदर्भ में। हालांकि वेदों के बाद अगर किसी ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ या सामाजिक ग्रंथ की बात आती है तो उसमें मनुस्मृति का एक स्थान है अपना। तो मनुस्मृति को प्रमाणिक माना जाता है यहाँ, विशेषकर भारत में सामाजिक कानून के संदर्भ में और राजाओं के जो राजधर्म है उस संदर्भ में भी। तो इन दोनों की बात हम लोग करें तो सबसे पहले अगर मेगास्थनीज की बात की जाए, मेगास्थनीज के विषय में सबसे पहले सूचना कहाँ से मिलती है, इसकी बात मौर्यों में हम लोग कर चुके हैं। फिर भी सेलुकस ने आक्रमण किया था चंद्रगुप्त के समय, 305 ईसा पूर्व में सेलुकस ने भारत पर आक्रमण किया, और उस आक्रमण के दौरान युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद एक संधि हुई। संभवतः युद्ध नहीं भी हुआ था लेकिन संधि हुई। हो सकता हो कि दोनों सेनाएं, क्योंकि युद्ध का विवरण उस तरह से नहीं मिलता है, विस्तृत विवरण, तो हो सकता है दोनों सेनाएं आमने सामने एक दूसरे की शक्ति को देखने के पश्चात संधि को राजी हो गई हों और संधि हुई थी। संधि में क्या हुआ था? संधि में ये हुआ कि एक संधि हो गई, संधि की बात कही जाती है, संधि हो गई, और संधि के तहत सेलुकस ने अपने कुछ प्रांतों को चंद्रगुप्त को दिया था। तो चंद्रगुप्त को कुछ प्रांत मिले। इसके बाद एक विवाह का भी उल्लेख मिलता है। एस्टेबो कहता है कि इस संधि के बाद सेलुकस ने अपना एक दूत, मेगास्थनीज नामक अपना दूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह जो दूत आया, ऐसा माना जाता है कि 305 या 4 के आसपास यह मौर्य दरबार में आया होगा, और 298 ईसा पूर्व तक यह मौर्य दरबार में रहा, यानी इतने दिन तक यह भारत में रहा था।
तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने समय तक रहा? 305 या 4 में आया और 298 ईसा पूर्व तक भारत में रहा। तो 2-5 करीब 7-8 वर्ष भारत में रहा था। इस दौरान उसने जो भी देखा समझा उसे अपने ग्रंथ इंडिका में संकलित किया। तो इसका जो ग्रंथ है वो इंडिका है। इस इंडिका, यह इंडिका बाद में भूल गई, खो गई, लेकिन इसके इंडिका में जो बातें कही गई थी, इन बातों को विभिन्न लेखकों ने, यूनानी लेखकों ने अपने अपने ग्रंथों में उद्धृत किया है। जैसे आपके प्लिनी हैं, एस्ट्रेबो हैं, डायोडोरस हैं, एरियन हैं, इन लोगों ने अपने ग्रंथों में इंडिका की बातों को उद्धृत किया है कि इंडिका में या मेगास्थनी ने ऐसा कहा था। तो इन सब को एक जगह संकलित करने का कार्य 1846 में श्यानवेक ने किया। 1846 में श्यानवेक ने इन सब बातों को एक जगह संकलित किया, एक जगह संकलित किया और मैक क्रैंडिल ने इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया। मैक क्रैंडिल ने इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया। तब मेगास्थनीज की इस इंडिका के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त हुई कि मेगास्थनीज ने इस इंडिका में क्या क्या कहा था। मेगास्थनीज ने भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सैनिक सभी विषयों पर अपना विचार व्यक्त किया है। इंडिका में कुछ बातें, मेगास्थनीज की कही गई कुछ बातें सत्य हैं और कुछ बातें असत्य लगती हैं, वो देखने मात्र से ही असत्य लगती हैं। एस्ट्रेबो इंडिका के बातों को उद्धृत करने वाले जो लेखक हैं वो हैं एस्ट्रेबो, प्लिनी, डायोडोरस, जस्टिन। तो इन लोगों ने इंडिका के इन बातों को अपने ग्रंथों में समय समय पर प्रसंगवश उद्धृत किया है। इसमें एस्ट्रेबो कहता है कि मेगास्थनीज की बातें झूठ हैं और अविश्वसनीय है। यानी मेगास्थनीज की बातें असत्य हैं और अविश्वसनीय है। मेगास्थनीज का जो विवरण है वह असत्य और अविश्वसनीय है, ऐसा उसने कहा है। प्लिनी भी कुछ इसी तरह की बात करते हैं। प्लिनी भी इससे बहुत, रॉबिन जी नमस्ते, अखंड जी नमस्ते, अमरिंदर प्रभाकर, 5 बजे की जो बात थी उसको अब 8 से 9 रात्रि में किया जा रहा है, वो कैसा रहेगा? आपको 6 बजे समस्या थी ना, तो 8 से 9 कैसा रहेगा? रात्रि में ही। उस समय तो सब लोग लगभग खाली रहेंगे। तो ये असत्य और अविश्वसनीय कहा। प्लिनी भी ऐसा ही कुछ कहते हैं। लेकिन एरियन, इसमें एक नाम और जोड़ लीजिए, एरियन इनकी बातों को असत्य नहीं मानते। अब जो बातें इनकी असत्य हैं पहले उनको ध्यान दीजिए, क्योंकि वो बातें बहुत पूछी जाती हैं। तो असत्य बातें जो इनकी लगती हैं उनको पहले ध्यान दीजिए। सत्य बातें तो की ही जाएगी, पहले भी की गई है, आज भी करेंगे। असत्य बातों में ये कहते हैं कि भारतीय लेखन कला से परिचित नहीं है, लेखन कला से परिचित नहीं है, यानी वो लिखना पढ़ना नहीं जानते। लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। जब लिखना पढ़ना जानते नहीं हैं तो उनके यहाँ लिखित कानून नहीं है, लिखित कानून नहीं है। तो ये 2 बातें जो मेगास्थनीज ने कही कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, उनके पास लिखित कानून नहीं है।
प्रतीक रघुवंशी जी, ठीक है, 8 से 9 तब रहेगा, सभी लोग सहमत ही हैं। तो ये कहते हैं कि इस बात का ध्यान रखिए, इन्होंने कहा कि भारतीय लेखन कला से परिचित नहीं है, और उनके यहाँ जब लेखन कला से परिचित नहीं है तो कानून लिखेंगे कैसे, लिखित कानून नहीं है। लेकिन आपने देखा कि उसी काल में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, उसके पहले भी विभिन्न ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, और यूनानी लेखकों में से ही कर्टियस और नियार्कस जैसे लोग कहते हैं, कर्टियस कहता है कि भारतीय क्या करते थे, भारतीय जो है पेड़ों की छाल पे लिखते थे, नियार्कस कहता है कि वो कपड़े पर लिखते थे। तो कर्टियस और नियार्कस वही कहते हैं कि भारतीय लेखन कला से परिचित थे, और ये लोग पेड़ों की छाल और कपड़ों पर लिखते थे, पेड़ों की छाल और कपड़ों पर लिखते थे। तो यहाँ से मेगास्थनीज की ये बात असत्य साबित होती है। दूसरा असत्य कथन, इनका महत्वपूर्ण जो कथन है असत्य, वो क्या है, इसमें मेगास्थनीज कहते हैं कि भारत में दास नहीं है, दास नहीं है। आप देख चुके हैं कि कौटिल्य 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं, तो अगर दास नहीं है तो कौटिल्य कैसे 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। कौटिल्य 9 प्रकार के दास का उल्लेख करते हैं, 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं, मनु 7 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। ऋग्वैदिक काल से ही आप देख रहे हैं दासों की चर्चा हो रही है, ऋग्वैदिक काल में ही दासियों को उपहार में दिया जाता था। तो आखिर में ये मेगास्थनीज कैसे कहा कि दास नहीं है। दरअसल भारत में जो दास प्रथा थी वह रोम में जो दास प्रथा थी, यूनान में जो दास प्रथा थी उससे भिन्न थी। यहाँ दासों के साथ बड़ा उदार व्यवहार किया जाता था, जबकि रोम के दास एक तरह से गुलाम थे। तो उस तरह का व्यवहार वह यहाँ देखा नहीं किसी के साथ, तो इसे लगा कि यहाँ दास है नहीं, तो ये कहता है कि यहाँ दास नहीं है। दासों की बात मेगास्थनीज नहीं मानता है। फिर यह कहता है मेगास्थनीज कि यहाँ 7 जातियां हैं, 7 जातियों का उल्लेख करता है। भारत में चतुर्वर्ण व्यवस्था है। कौटिल्य राजा को सलाह देते हैं कि आपको क्या करना है, चतुर्वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना है, राजा का ये प्रमुख कर्तव्य है चतुर्वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना। तो यहाँ 4 वर्णों की बात होती है, लेकिन वह 7 जातियों की बात करता है। तो इन 7 जातियों को आप मौर्य सामाजिक स्थिति में देख चुके हैं कि वो पहले स्थान पर दार्शनिकों को रखता है, फिर कृषकों को, पशुपालकों को, इस तरह से वह शिल्पियों, कारीगरों को, फिर आपका योद्धा, फिर निरीक्षक, फिर मंत्री, इस प्रकार से 7 जातियों का उल्लेख करता है। और इन 7 जातियों में वह क्या कहता है कि जो कृषक हैं वो संख्या में सर्वाधिक हैं, यानी कृषकों की जनसंख्या में सर्वाधिक हिस्सा इसी कृषक जाति का है। तो जातियों को हमने कहा था कि मेगास्थनीज ने जिन जातियों को बताया है उनको बिल्कुल क्रम से ध्यान रखिएगा। जिस तरह से वो 1 नंबर 2 नंबर पे जिस जाति की बात करता है इनको बिल्कुल क्रम से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्रम आपसे पूछे जाते हैं कि तीसरे स्थान पे कौन है, कृषक को किस स्थान पे मेगास्थनीज ने रखा है। तो कृषक को सबसे बड़ी जाति बताता है, और अंतिम जो 7वीं जाति ये बताता है ये व्यापारी और शिल्पी हैं। व्यापारी और शिल्पी को एक साथ रखता है। इसके बाद आपके योद्धा हैं, फिर निरीक्षक हैं, और फिर आपके मंत्री हैं। इसमें यह जो है सबसे छोटी संख्या है, संख्या में सबसे कम है, ये संख्या में सबसे कम है, और ये संख्या में सर्वाधिक है, संख्या में सबसे अधिक है। तो 7 जातियों का उल्लेख करता है। इनके कर्म के अनुसार ये जैसे कार्य करते हैं उस हिसाब से उसने अपने हिसाब से वर्गीकरण किया है। लेकिन भारत में क्या था, भारत में आपकी चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, चतुर्वर्ण व्यवस्था व्याप्त है, और राजा का प्रमुख कर्तव्य कौटिल्य बताते हैं इस व्यवस्था को बनाए रखना। अब आप इन 7 जातियों के विषय में और क्या बताता है, और बताता है, हालांकि और जो बातें बताता है वो मिलती जुलती हैं। वो कहता है कि ये 7 जातियां आपस में एक दूसरे के साथ विवाह नहीं करती थी, यानी अंतर्जातीय विवाह नहीं होता था। अंतर्जातीय
विवाह नहीं होता था। और कहता है कि ये आपस में एक दूसरे के व्यवसाय को बदल नहीं सकते थे। कृषक व्यापारी नहीं बन सकता था, पशुपालक कृषक नहीं बन सकता था, या व्यापारी कृषक नहीं बन सकता था। यानी जो जिस व्यवसाय को कर रहा है उसी व्यवसाय को वह जीवन पर्यंत करेगा, अपने व्यवसाय को वो बदल नहीं सकता। तो व्यवसाय वो बदल नहीं सकता, व्यवसाय बदल नहीं सकते। आपने देखा कि जब भारत में जाति व्यवस्था शुरू हुई तब उसमें व्यवसाय बदलने पे प्रतिबंध लगा दिया गया। जब तक वर्ण व्यवस्था थी, ऋग्वैदिक काल तक, तो आप अपने वर्ण को परिवर्तित कर सकते थे, लेकिन जब शूद्र काल में आप देखते हैं वर्ण जाति में परिवर्तित हो गया, तब उसको बदलना मुश्किल हो गया। तो यहाँ तो मेगास्थनीज सत्य है, लेकिन यहाँ इससे मैच नहीं करता है। साथ में वह कुछ असत्य बात इस तरह से करता है कि भारत में चींटियां सोना खोदती हैं, चींटियां सोना खोदती हैं। अब ये कहाँ देखे थे वो जाने। साथ में मेगास्थनीज कुछ कई बातों को भी शामिल कर लिया, जो सुनी सुनाई बातें थी, कुछ लोग बताए होंगे। ये कुछ ऐसे व्यक्तियों की बात करता है कि जिनके पैर पीछे की ओर मुड़े होते थे, 8-8 उंगलियां होती थी, कुत्ते जैसे मुंह होते थे, वो संवाद करते थे तो भौंक के करते थे। तो इस प्रकार की बातें भी प्लिनी कहता है कि इस तरह की बातें भी मेगास्थनीज करता था, जो कि असत्य है, ऐसा नहीं था। तो ये कुछ उनकी प्रमुख असत्य बातें हैं। अब मेगास्थनीज की जो सत्य बातें हैं उनको देखा जाए। मेगास्थनीज ने सामाजिक स्थिति में कहा कि यहाँ जो ब्राह्मण वर्ग है उसकी प्रशंसा करता है और सभी भारतीयों की प्रशंसा करता है। कहता है कि भारतीय नैतिक दृष्टि से बहुत ऊंचे हैं और ये लोग ईमानदार हैं, आपस में इनमें विवाद नहीं होते हैं और बहुत कम ये लोग न्यायालय की शरण में जाते हैं। तो भारतीयों के नैतिक स्तर की यह प्रशंसा करता है, नैतिक स्तर की प्रशंसा करता है और इन्हें भारतीयों को ईमानदार बताता है, ईमानदार और सच्चरित्र बताता है, सच्चरित्र बताता है। कृषि समाज राजनीति के संदर्भ में, राजा के संदर्भ में क्या क्या बातें कहता है। राजा के संदर्भ में मेगास्थनीज जो बातें की है वो देखिए। राजा के विषय में कहता है कि राजा को क्या करना चाहिए और चंद्रगुप्त क्या करता था। चंद्रगुप्त के विषय में ढेर सारी बातें यहाँ से मिलती हैं। यह कहता है कि चंद्रगुप्त हमेशा दरबार में बैठकर जनता की बातें सुनता था, बैठकर जन समस्याओं को सुनता था, यानी राजकार्य करता रहता था। और यही कहता है कि जब वो अपना बाल संवारता था या उसके शरीर को की जब मालिश की जाती थी, तो उस समय भी यह शरीर की जब मालिश होती थी और जब बाल संवारता था उस समय भी यह अपने दूतों की बात, प्रतिवेदकों की बातें सुनता था बाल संवारते समय भी। यानी यह इस बात को इंगित करता है कि चंद्रगुप्त सदैव जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील था या राज्यकर्म में पूरी तरह से अपने को समाहित किए हुए था। फिर वह बताता है कि राजा अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहता था और वो कहता है कि वो कभी भी एक कमरे में रात्रि नहीं बिताता था, वह भिन्न भिन्न रात्रियों में अलग अलग कमरों में शयन करता था। तो वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से करता था। वो कहता है कि जब वो शिकार के लिए जाता था तो राजा के लिए अलग से मार्ग बनाए जाते थे और रस्सी खींचकर राजा के मार्ग को अलग कर दिया जाता था। इस रस्सी को अगर कोई क्रॉस करता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था। तो इस प्रकार वह राजा की सुरक्षा व्यवस्था का विवरण देता है। साथ में यह भी कहता है कि इनकी अंगरक्षिकाएं महिलाएं हैं। तो राजा के विषय में, चंद्रगुप्त के विषय में। अब चंद्रगुप्त की जो राजधानी है
पाटलिपुत्र के विषय में भी वह बताता है। अब पाटलिपुत्र की बात पहले हो चुकी है, फिर भी देख लीजिए। पाटलिपुत्र की बात बताता है कि पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहता है। पोलीब्रोथा कहता है पाटलिपुत्र को, और कहता है कि गंगा और संगम के तट पर, गंगा और सोन के तट पर यह स्थित है। गंगा सोन है, तो गंगा और सोन के तट पर स्थित है, और यह 80 स्टेडिया लंबा है। पाटलिपुत्र की लंबाई 80 स्टेडिया बताता है, और इसकी चौड़ाई कितना बताता है? चौड़ाई 15 स्टेडिया। तो लंबाई 80 स्टेडिया बताता है। अनुमानतः लगभग एक स्टेडिया में 5 किलोमीटर होता है, यानी 16 किलोमीटर पाटलिपुत्र लंबा था, और पाटलिपुत्र आपका जो चौड़ाई थी पाटलिपुत्र की, वो आपकी लगभग 5 किलोमीटर चौड़ाई थी। अब पाटलिपुत्र नगर की सुरक्षा दीवारों के विषय में बताता है कि इसकी सुरक्षा दीवार थी, पहले एक गहरी खाई थी, गहरी खाई के बाद एक सुरक्षा दीवार थी। उस सुरक्षा दीवार में 570 बुर्ज थे, 64 द्वार थे। तो इस प्रकार वह पाटलिपुत्र का विवरण देता है। फिर मेगास्थनीज जो प्रशासन है, मौर्य प्रशासन, उसके विषय में कुछ बातें बताता है। वह नगरीय प्रशासन के विषय में आप देख चुके हैं कि 6 समितियों की बात करता है। उन समितियों को आप मौर्य प्रशासन में लिख चुके हैं। और इसी तरह से सैन्य प्रशासन के विषय में भी बताता है कि यहाँ का शासन भी 6 समितियों के माध्यम से चलता था, और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे, यानी कुल 30 सदस्यों के माध्यम से नगरीय प्रशासन संचालित होता था। और सैन्य प्रशासन, इन नगरीय प्रशासन में वो पाटलिपुत्र नगर की बात करता है, पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन की बात करता है कि पाटलिपुत्र के नगर का प्रशासन। तो इतिहासकारों का मानना है कि अगर पाटलिपुत्र में इस तरह से शासन किया जाता था, तो अन्य नगरों में भी ऐसी ही व्यवस्था रही होगी। ठीक, इसी प्रकार वह ग्रामीण शासन के विषय में भी, ग्रामीण और नगरीय शासन के जो अधिकारी हैं उनके विषय में भी बताता है। जो जिला के अधिकारी हैं ग्रामीण शासन से संबंधित, उन्हें कहता है एग्रोमोई, और इन्हें कहता है एस्ट्रोमोई। तो एग्रोमोई और एस्ट्रोमोई जो अधिकारी हैं, एग्रोमोई और एस्ट्रोमोई, तो इनकी बात वह, ये नगरीय अधिकारी हैं और ये ग्रामीण अधिकारी हैं। इनके विषय में क्या बताता है कि ये लोग सड़कों का निर्माण कराते थे, और सड़कों का निर्माण कराते थे, और राजस्व से भी संबंधित रहे होंगे। ग्रामीण से संबंधित थे तो जिला के ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित थे, तो राजस्व से भी संबंधित रहे होंगे। इसी प्रकार वह अध्यक्षों की भी बात करता है, अध्यक्षों की भी बात करता है, और अध्यक्षों के विषय में बताता है कि कुछ लोग क्या होते थे, कुछ लोग बाजार की व्यवस्था देखते थे, कुछ लोग नदियों की व्यवस्था, नावों की व्यवस्था देखते थे, कुछ सड़कों पे 10-10 स्टेडिया पे क्या लगवाते थे, दूरी मापक चिन्ह लगाते थे। तो इस तरह से कुछ लोग सिंचाई की व्यवस्था देखते थे कि पानी, जो सिंचाई का जल है, वो सभी को समान रूप से मिल रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से वह मौर्य काल के जो सिंचाई व्यवस्था है उस पर भी यह प्रकाश डालता है। सिंचाई की बात कौटिल्य भी करते हैं, तो ये बातें भी उसकी सत्य प्रतीत होती हैं। इसी प्रकार मेगास्थनीज अन्य क्या बात करता है, मेगास्थनीज कहता है कि जो न्याय प्रशासन है, न्याय की भी बात करता है। न्याय में वो पहले ही कह चुका है कि भारतीय बहुत सच्चरित्र और ईमानदार हैं। जब सच्चरित्र और ईमानदार हैं तो न्यायालयों में मामले बहुत कम जाते थे। लेकिन यह भी कहता है कि इसके कम जाने का एक कारण यह भी है कि बहुत ही कठोर दंड था, तो इससे कठोर दंड होने से अपराध कम होते थे।
कठोर दंड की भी बात करता है। और इससे क्या होता था, कठोर दंड का प्रावधान होने से अपराधों की संख्या कम थी। यहाँ कहता है कि भ्रष्टाचार यहाँ बहुत कम था, भ्रष्टाचार के मामले बहुत कम थे। एक बार वह चंद्रगुप्त के सैन्य शिविर में गया था, तो वहां उसे पता लगा कि एक वर्ष में सिर्फ 200 देक्रम यह सिक्का है, रोमन सिक्का है, तो इतने का गबन वश हुआ था। सिर्फ 200 देक्रम का गबन पूरे सेना के दौरान हुआ था। इसमें 4 लाख लोग, कहता है कि 4 लाख सैनिकों की सेना में सिर्फ इतने का गबन एक वर्ष में हुआ था, यानी भ्रष्टाचार न के बराबर था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा संदेह होता है, क्योंकि कौटिल्य एक बात कहते हैं कि युक्त नामक अधिकारी क्या करता था, वह धन का गबन इस तरह से करता था कि किसी को पता ही नहीं लग पाता था। वैसे ही गमन करता था जैसे जल में मछली पानी पी लेती है और कोई नहीं देख पाता है, वैसे ही युक्त नामक अधिकारी धन का गमन करता है। तो भ्रष्टाचार, प्रशासकीय भ्रष्टाचार उस समय था, तभी कौटिल्य इसकी चर्चा करते हैं। और बहुत छोटे पैमाने पर नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, तभी इसके चर्चा की बात आती है। तो यहाँ थोड़ा सा संदेह होता है, लेकिन फिर भी ये मान लीजिए, ये तो मानता ही है कि गबन हुआ था, यानी भ्रष्टाचार थोड़ा सा था। गुप्तचर व्यवस्था पर भी प्रकाश डालता है। कृषि के संदर्भ में क्या कहता है, कृषि के संदर्भ में मेगास्थनीज ने कहा है कि भारत में 2 बार बारिश होती थी, एक बार गर्मी में, एक बार जाड़े में। और जो गर्मी की बारिश थी वो ज़्यादा होती थी, जाड़े में बारिश कम होती थी। तो 2 बार बारिश होने के कारण भारतीय क्या करते थे, भारतीय किसान 2 बार खेती कर लेते थे, 2 फसल उगा लेते थे। वह विभिन्न फसलों की बात करता है और साथ में यह भी बताता है कि हमने गन्ने की खेती भी देखी, कपास को भी देखा। तो वह विभिन्न खाद्य फसलों की भी बात करता है और बताता है कि 2 फसल किसान यहाँ उगा लेते थे आसानी से, क्योंकि 2 बार बारिश होती थी, 2 बार बारिश होती थी, तो 2 फसल वो लोग उगा लेते थे। साथ में वह गन्ने की भी बात करता है, कपास की भी बात करता है। और किसानों के विषय में एक बात बताता है कि किसानों को कोई मतलब नहीं है कि कहाँ युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर युद्ध जो होता था तो जो दोनों पक्ष थे वो किसानों पर किसी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं करते थे। किसान बिल्कुल जो है निष्पक्ष होकर अपना कार्य करता था, तटस्थ होकर कार्य करता था। किसान युद्ध आदि से तटस्थ था, युद्ध से तटस्थ था, उसे कोई मतलब नहीं कि कहाँ युद्ध हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। वो निरंतर अपने कृषि कार्य में लगा रहता था। सिंचाई की व्यवस्था आपने देखी, किसानों के विषय में सिंचाई की व्यवस्था कैसे बताई जा रही है। वह कहता है कि लोग जब मरते थे तो उनकी समाधियां बनाई जाती थी, चिता पे उनकी समाधियां बनाई जाती थी। तो समाधि बनाने की बात भी मेगास्थनीज करता है। साथ में वह शिक्षा के विषय में भी एक तरफ तो कहता है कि लिखने से वो परिचित नहीं है, दूसरी तरफ शिक्षा की भी बात करता है। इसमें कहता है कि भारतीयों को, जो भारतीय बच्चे हैं, उन्हें गर्भ के दौरान ही शिक्षा शुरू कर दी जाती थी। उन्हें शिक्षा जो दी जाती थी वो गर्भावस्था से ही उन्हें शिक्षा मिलने लगती थी। अब वही अभिमन्यु वाली शिक्षा सुना होगा, लेकिन वो बताता है कैसे दी जाती थी। वो कहता है कि जो पंडित आते थे, ब्राह्मण आते थे, वो जब गर्भावस्था होती थी, महिला गर्भवती होती थी, तो बीच बीच में समय समय पर आकर महिला के सामने उपदेश देते थे और विभिन्न प्रकार के कथा वाचन करते थे। तो मानता था कि ये बच्चे की शिक्षा देने के लिए ये सब कार्यक्रम किया जा रहा है। और जब जन्म होता था तो बच्चे को गुरुकुल में भेज दिया जाता था। तो इस तरह से वह शिक्षा की बात करता है, यानी गर्भावस्था के दौरान ही शिक्षा की वह बात करता है, के दौरान ही शिक्षा दी जाती थी। मेगास्थनीज भारतीयों के पहनावा ओढ़ावा पर भी और खाने पीने पर भी टिप्पणी करता है।
वो कहता है कि यहाँ के लोग जो हैं विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को धारण करते थे और मलमल के वस्त्र जिस पर सोने चांदी और रत्नों की कढ़ाई की जाती थी, यानी काम किए हुए वस्त्र धारण करते थे। जो बड़े और संभ्रांत लोग थे उनके पीछे सेवक छाता लगाए हुए चलते थे। भोजन करने की परिपाटी भी बताता है। भोजन करने में कहता है कि अमूमन जो भारतीय हैं वो अकेले भोजन करते हैं और भोजन करने में तिपाई आकार का एक मेज उनके सामने रख दिया जाता है और एक स्वर्ण पात्र में सबसे पहले चावल रखा जाता है, फिर अन्य खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं उस पर। तो निश्चित रूप से यह जो बता रहा है इस तरह से भोजन करने की बात, यह संभ्रांत वर्गों में इस तरह से भोजन किया जाता होगा, वही देखा होगा, उसी का वर्णन कर रहा है। मेगास्थनीज कह रहा है कि शराब नहीं पी जाती थी। शराब यहाँ लोग सिर्फ यज्ञ के समय शराब का सेवन करते थे, मदिरा का सेवन सिर्फ यज्ञ के समय करते थे, अन्यथा वो शराब नहीं पीते थे। यह बात भी थोड़ी सी गलत लगती है क्योंकि कौटिल्य खुद 6 प्रकार के मद या शराब का उल्लेख करते हैं, तो इतने प्रकार की शराब की जरूरत क्या थी जब पीते ही नहीं हैं। तो मेगास्थनीज की ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा। असत्य बातों पर ज्यादा नजर रखिएगा। सत्य तो आप देखे ही हैं मौर्य प्रशासन और मौर्य सामाजिक व्यवस्था में। तो सत्य जो असत्य बातें हैं इनको तो असत्य बातों में कहता है लिखना पढ़ना नहीं आता है, ये लोग लिखित कानून इनके पास नहीं है, दास व्यवस्था इनके पास नहीं है। अब दास व्यवस्था न होने के कारण विवाह पर भी, विवाह व्यवस्था के विषय में भी बताता है। और विवाह व्यवस्था के विषय में क्या बताता है? विवाहों के विषय में कि भारतीय बहुविवाह की भी चर्चा करता है। बताता है कि भारतीय बहुविवाह करते थे। बहुविवाह कैसे करते थे, क्यों करते थे? वो कहता है कि ये दास रखते ही नहीं थे, दास इनके पास थे ही नहीं, तो कार्य करने के लिए अधिक श्रम बल की आवश्यकता थी, तो इसलिए दास न होने के कारण भी ये बहुविवाह करते थे, क्योंकि इन्हें अधिक पुत्रों की आवश्यकता होती थी। तो अधिक पुत्रों की आवश्यकता के कारण ये विवाह करते थे। विवाह के प्रमुख उद्देश्य क्या था? विवाह का प्रमुख उद्देश्य था भोग, सहकारिता और पुत्र प्राप्ति। ये बताता है। एक बार ये भी बताता है आर्ष विवाह, विवाह के जो 8 प्रकार हैं, कौटिल्य द्वारा 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है इस काल में भी, मौर्य काल में भी। तो आर्ष विवाह जिसमें वर पक्ष क्या करता था? वर कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल या गाय देता था और फिर कन्या का पिता कन्या का हाथ वर के हाथ में सुपुर्द करता था। तो मेगास्थनीज इसका जिक्र करता है कि एक विवाह में एक वर ने एक जोड़ी बैल दिया था, तब उसे कन्या प्राप्त हुई थी। तो इस विवाह यानी आर्ष विवाह का वो उल्लेख कर रहा है। तो विवाह में वो विवाह का भी उल्लेख करता है, बहुविवाह का भी उल्लेख करता है और आर्ष विवाह का भी उल्लेख करता है। विवाह के कारण ये बताता है और दास न होना भी एक कारण बहुविवाह का मानता है। ठीक, तो ये मेगास्थनीज की कुछ बातें रही। अब हम लोग मनु की थोड़ी सी बात करें। मनु 14 मनु भारतीय परंपरा में माने गए हैं। 14 मनु भारतीय परंपरा में माने गए हैं और ऐसा माना गया है कि ये सूर्य के पुत्र हैं। ऋग्वेद में इन्हें सूर्य का पुत्र स्वीकार किया गया है और इनसे ही पूरी सृष्टि, यानी यही पहले पुरुष हैं, पहले राजा हैं और इन्होंने जिन बातों को ब्रह्मा से इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे इन्होंने ऋषियों को सुनाया और इनके इस ज्ञान को भृगु ने सुना था, पूरी तरह से अध्ययन किया था। तो इन्होंने कहा कि भृगु अन्य ऋषियों को ये बातें बताएंगे और भृगु ने अन्य ऋषियों को ये बातें बताई और उनको संकलित कर लिया गया। बाद में वही आपकी मनु स्मृति बनी।
यह मनुस्मृति स्मृति साहित्य का विकास आपने देखा धर्म सूत्रों से हुआ था। स्मृति साहित्य का सूत्र काल में जब आप देखते हैं तो सूत्र काल में जो जहां हम साहित्य करा रहे थे, फिर साहित्य कराएंगे भी, तो वहां आपने देखा कि सूत्र साहित्य से स्मृतियों का विकास होता है। तो पहली जो स्मृति प्रमाणिक स्मृति मानी जाती है वो मनुस्मृति मानी जाती है, और मनु का काल जो माना जाता है वह 400 से 200 ईसा पूर्व के बीच का काल माना जाता है। और मौर्यों के बाद शुंग जो आए, सातवाहन जो आए, उनकी प्रशासकीय और सामाजिक व्यवस्था मनुस्मृति से निर्देशित होने लगती है। तो मनुस्मृति एक तरह से यह इसे मानव धर्म शास्त्र भी बोला जाता है। अब 14 जो मनु हैं इनमें ध्यान रखिएगा, 14 मनुओं की चर्चा हुई है। इसमें वर्तमान के जो मनु हैं, 7वें मनु वर्तमान के हैं वैवस्व मनु, ये 7वें मनु वर्तमान के यही मनु माने जाते हैं। तो यह मनुस्मृति की रचना हुई, इसे मानव धर्म शास्त्र भी बोला जाता है। विभिन्न इसमें धर्म की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति, विभिन्न जो गृहस्थों के जो धर्म हैं, गृहस्थों के जो कार्य हैं उन्हें बताया गया, उन्हें कर्तव्यों को बताया गया है। राजधर्म की चर्चा की गई है, युद्ध आदि की चर्चा की गई है। कौटिल्य ने जिन बातों को बताया है उनकी भी चर्चा यहाँ की जाती है। पहले हम लोग इतिहास के दृष्टिकोण से मनुस्मृति में जो महत्वपूर्ण है उसको देखा जाए तो इतिहास के दृष्टिकोण से राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में मनु ने, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में मनु का विचार है कि दैवीय उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति पर मनु कहते हैं इसकी दैवीय उत्पत्ति पर विश्वास करते हैं, दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते हैं। मनु कहते हैं कि 10 वर्ष का राजा भी श्रेष्ठ होता है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि वह धरती पर देवता के समान है। यानी राजा को वो देवता का रूप देते हैं, यानी मनु राजा के दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते हैं। ठीक, इन्होंने मंडल सिद्धांत जो जिसका उल्लेख कौटिल्य के भी संदर्भ में हुआ है, कौटिल्य भी इसे मानते हैं। तो 12 मंडलों की बात ये करते हैं। मंडल सिद्धांत का मतलब है कि राजा के इर्द गिर्द, यह राजा है, राजा के चारों ओर कुछ राज्य होंगे, उसके चारों ओर कुछ राज्य होंगे, उसके कुछ चारों ओर राज्य होंगे। तो इस प्रकार से ये इनकी बातें करते हैं। यह जो राजा है कौटिल्य के अनुसार विजिगीषु, यानी हमेशा विजय की इच्छा रखने वाला। तो इसका यह जो राजा होगा, यह इसका जो पड़ोसी होगा, यह इसका शत्रु होगा। क्योंकि राजा कैसा होना चाहिए? कौटिल्य के अनुसार राजा इस तरह का होना चाहिए जो सदैव अपने साम्राज्य का विस्तार करे। तो साम्राज्य का ये इस अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे तो इधर आएंगे, इससे संघर्ष होगा, यानी यह इसका शत्रु है, आर्य राज्य है और यह इसका शत्रु है, यह जो है इसका शत्रु है। और जब यह इनका शत्रु है तो यह मान लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, नंबरिंग कर दीजिए। 1 नंबर राजा का शत्रु 2 नंबर है, 2 नंबर राजा का शत्रु तीसरा होगा। तो 1 और 3 के बीच मित्रता होगी। 1 और 3 स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के मित्र हो जाएंगे, और फिर वैसे ही 2 और 4 स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के मित्र हो जाएंगे। तो इस तरह से राज्य की सुरक्षा की बात इस मंडल सिद्धांत में की गई है। मनु ने भी सप्तांग सिद्धांत की बात की है, सप्तांग सिद्धांत की बात मनु भी करते हैं। ठीक, तो राज्य के संदर्भ में राजा के विभिन्न कर्तव्यों की बात बताते हैं और धर्मानुसार शासन को कहते हैं। साथ में चतुर्वर्ण व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखना है। राजा का यह प्रमुख कर्तव्य, ये भी मानते हैं कि चतुर्वर्ण व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखना है। अब मनुस्मृति
में सामाजिक विषयों पर क्या कहा गया है? तो सामाजिक विषयों में चतुर्वर्ण व्यवस्था तो ये मानते हैं, ये कहते हैं पांचवा वर्ण नहीं है, पांचवें वर्ण की ये बात करते ही नहीं, कहते हैं कि चतुर्वर्ण, और भारतीय परंपरा में 4 वर्ण ही माने गए हैं। ये कहते हैं कि विवाह के संदर्भ में कि विभिन्न जातियों की जो उत्पत्ति हुई तो 60 वर्ण संकर, कहीं कहीं आपको 57 मिलेगा, तो दोनों में से जो विकल्प हो उसको ध्यान रखिएगा। ओम प्रकाश 67 का उल्लेख करते हैं, प्राचीन इतिहास की संस्कृति की एक मानक पुस्तक है। तो 60 या 57 वर्णसंकर जातियों का उल्लेख करते हैं। और वर्णसंकर जातियां उत्पन्न कैसे होती हैं? मनु के अनुसार वर्णसंकर जातियां अंतरजातीय विवाहों से उत्पन्न होती हैं। वो विवाह में आप जानते हैं अनुलोम और प्रतिलोम 2 प्रकार के विवाह हैं। तो प्रतिलोम विवाह शास्त्र संगत नहीं है, इसकी निंदा की जाती है। इसकी अनुलोम विवाह की शास्त्र संगत है। वो कहते हैं कि एक वर्ण नीचे अगर अनुलोम विवाह किया जाता है तब जो संतान उत्पन्न होगा वह उसी जाति का होगा। जैसे आप मान लीजिए ब्राह्मण वर है और क्षत्रिय कन्या है, कन्या क्षत्रिय है, वर्ण ब्राह्मण है, तो इससे जो संतान उत्पन्न होगी वह उसका वर्ण ब्राह्मण होगा। लेकिन अगर यही ब्राह्मण वैश्य से वैश्य कन्या से विवाह करता है, इससे जो संतान उत्पन्न होगी वो ब्राह्मण नहीं होगी। तो एक स्तर नीचे तक के अनुलोम विवाह को ये उस वर्ण का मानते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इसके बाद आपको कुछ कर्मकांड करना पड़ेगा तभी आप इधर आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। प्रतिलोम विवाहों की अनेक जातियों का अम्भष्ट आदि, सूत, अम्भष्ट, इस प्रकार के विभिन्न जातियों का उल्लेख इसी समय मिलता है। उन जातियों को गुप्त काल में, क्योंकि उस समय गुप्त काल तक ये चल के पूर्णतः डेवलप हो जाएंगे, तो वहां इन जातियों को कराएंगे। तो इस तरह की बात करते हैं। महिलाओं के संदर्भ में इनके समय जो विवाह की आयु थी वो 8 से 12 लगभग हो गई थी। 8 से 12 वर्ष की कन्या का विवाह कर दिया जाता था मनु के समय तक, यानी शुंग काल के आसपास। विवाह को मनु आजीवन चलने वाली संस्था मानते हैं, विवाह को तोड़ने के पक्ष में नहीं है, आजीवन संस्था मानते हैं कि आजीवन अस्थाई संस्था है। विधवा के पुनर्विवाह की खिलाफत करते हैं, विधवा का पुनर्विवाह को मान्यता नहीं देते हैं, मान्यता नहीं देते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में यहाँ विधवा पुनर्विवाह को मान्यता नहीं दे रहे हैं, लेकिन पुनर्विवाह को मान्यता दे रहे हैं कि वो परिस्थितियां, कुछ शर्त है जिसमें पत्नी दूसरे पुरुष के साथ विवाह कर सकती है। उसमें शर्त यह है कि अगर पति कहीं बाहर चला गया और बहुत दिनों से नहीं आ रहा है, वैसी दशा में पत्नी जो है वो किसी दूसरे से, उसी कुल के किसी व्यक्ति से विवाह कर सकती है। यह बात कौटिल्य ने भी कही थी कि 10 महीने तक वह दूर रहता है पत्नी से तो वह दूसरा विवाह कर सकती है। ये बात मनु भी कहते हैं, सिर्फ पुनर्विवाह को वर्जित करते हैं। इस शर्त के साथ विवाह, अगर ये शर्त आ जाती है, इस तरह की कंडीशन आ जाती है, तो वो विवाह कर सकती है। महिलाओं की शिक्षा का विरोध करते हैं, महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में नहीं है, लेकिन माता को बहुत उच्च स्थान देते हैं। मनु कहते हैं कि माता का स्थान पिता और आचार्य से भी ऊपर है, माता को सबसे ऊपर का स्थान देते हैं, माता को सबसे ऊपर स्थान देते हैं। इसका स्थान क्या है? इसका स्थान पिता और आचार्य से भी ऊपर है। साथ में नारी के विषय में कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ति रमन्ते तत्र देवता, यत्र अस्तु न पूजयन्ते सर्वास्त्रं फलाक्रिया। यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, वहाँ रहते हैं, और जहाँ पूजा नहीं होती है, यत्र अस्तु न पूजयन्ते सर्वास्त्रं फलाक्रिया,
यानी सभी जो क्रियाएं हैं वो निष्फल हो जाती हैं। जो भी आप करेंगे, जो भी प्रयत्न करेंगे, उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। तो इस रूप में वो नारी का सम्मान भी करते हैं। मनु अन्य जो विचार प्रकट करते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो स्त्री संबंधी उत्तराधिकार की बात, उत्तराधिकार को नहीं मानते हैं, उसके पूर्ण उत्तराधिकार को नहीं मानते हैं, लेकिन जो स्त्री धन है, स्त्री धन का विस्तृत विवेचन करते हैं और बताते हैं कि स्त्री धन पर स्त्री का अधिकार है। और यह स्त्री धन है क्या? विवाह के समय उसके माता पिता अन्य परिजनों द्वारा जो भी उपहार उसे प्रदान किया जा रहा है, साथ में विवाह के पश्चात पति द्वारा समय समय पर जो खुशी से उसे उपहार प्रदान किया जा रहा है, जो भी गिफ्ट आप देते हैं, वो सब स्त्री धन है और इसको खर्च करने का, इस पर पूरा का पूरा अधिकार स्त्री का है। बाद के शास्त्रकारों ने, जब हम गुप्त काल में आएंगे तो वहां देखा जाएगा कि स्त्री धन को अगर आप लेते हैं स्त्री से, तो उसमें भी आपको क्या करना होगा? उसे लौटाना होगा। ऐसा नहीं है कि स्त्री धन आपातकाल में, या स्त्री धन पत्नी पति को दे सकती है, व्यवहारिक रूप में समाज में देती भी है, लेकिन उसे लौटाने की जिम्मेदारी पुरुष की होती है। तो मनु की ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। मनु धर्म को परिभाषित करते हैं, धर्म को वो परिभाषित करते हैं। और धर्म को परिभाषित किस रूप में करते हैं? वो विभिन्न लक्षण बताते हैं, धौर्य, संयम, स्वच्छता, चोरी न करना। इस तरह से वो धर्म के विभिन्न लक्षण बताते हैं, विभिन्न लक्षण धर्म के बताते हैं। धर्म को परिभाषित इस रूप में करते हैं, किसी कर्मकांड के रूप में धर्म को परिभाषित नहीं करते हैं। धर्म को वो विभिन्न जो नैतिक नियम है, नैतिक आचरण है, उस रूप में करते हैं कि धौर्य है, संयम है, चोरी न करना है, सत्यता है, विद्या है, बुद्धि है। तो ये सब धर्म के तत्व हैं, धर्म के तत्व हैं। धर्म को भारतीय परंपरा में जो परिभाषा भी दी गई है, वो क्या दी गई है? जो समाज को धारित करने की क्षमता रखता हो। तो समाज को धारित करने की क्षमता यही सब सद्गुण रखते हैं। तो कौटिल्य मनु स्मृति कि ये कुछ बातें आपकी धर्म संबंधी और नैतिकता संबंधी हैं। कौटिल्य मनु अन्य जो बातें करते हैं, उन बातों को भी देखा जाए। पहले ये बताइए कि जो बातें की जा रही हैं वो कितनी समझ में आ रही हैं? कुछ बताएंगे आप लोग? और बीच बीच में नेटवर्क नहीं रहता है, कहाँ लोग गायब हो जाते हैं। कल से क्लास 8 से 9 रहेगी रात्रि में। इस बात से सभी लोग सहमत हैं? सहमति आप लोगों की मिल चुकी है, तो हमारा कोई दोष नहीं रहेगा। ठीक, रात्रि में यह है कि अभी समय का समय थोड़ा सा आप भी व्यस्त रहते हैं। समय ऐसा है कि तो मनु की बातें, मनु स्मृति संबंधी जो तथ्य हैं उनको भी देख लें। मनु स्मृति पर अनेक टीकाएं लिखी गई विभिन्न लोगों द्वारा। मनु स्मृति के जो टीकाकार हैं वो हैं भारुचि, आपके मेघातिथि, गोविंदराज, कुलकुभट्ट, नारायण। तो मनुस्मृति के जो प्रमुख टीकाकार हैं भारुचि, मेघातिथि, गोविंदराज, कुलकुभट्ट, नारायण, तो ये 4 प्रमुख टीकाकार इनके माने जाते हैं। तो धन्यवाद अमित जी। तो ये 4 टीकाकार मनुस्मृति के माने जाते हैं। इन टीकाकारों में आपने देखा था पहले भी कि इन्होंने मनवर्थ कारिका नामक टीका लिखी थी, मनुस्वायन कारिका नामक टीका इन्होंने लिखी थी। इन्होंने जो लिखी थी मेघातिथि ने मनुभाष्य नाम से टीका लिखी है।
तो इन टीकाओं को भी ध्यान रखिएगा। हालांकि पूछा यही जाता है सामान्य रूप से कि निम्न में से कौन मनुस्मृति का टीकाकार है या नहीं है। वैसे ही आप नारद स्मृति के, वैसे ही याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकारों का भी ध्यान रखिए। नारद के अशाह हैं और उनके विज्ञानेश्वर अपरार्क आदि याज्ञवल्क्य स्मृति के हैं। तो इनमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर मनु भाष्य नाम से इन्होंने लिखा था, और इन्होंने जो लिखा था मनु वर्थ कारिका टीका मनुस्वायन मनुस्वायनार्थ कारिका टीका इन्होंने लिखा है। तो गोविंदराज विशेषकर मेघातिथि और कुलकु भट्ट का ध्यान रखिएगा। मनुस्मृति का अनुवाद जो हुआ इनको भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अनुवाद 1776 में किया गया और हेनलेक द्वारा अनुवाद इनका हुआ। कोड ऑफ जेंटोला नाम से ये पहला अनुवाद हेनलेक द्वारा किया गया था। बाद में जो अनुवाद हुआ विलियम जोन्स और कोलब्रुक द्वारा डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ, बाद में जो अनुवाद हुआ 1791-92 में, वो अनुवाद आपका हुआ विलियम जोन्स और कोलब्रुक द्वारा किया गया और ये था डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ नाम से यह अनुवाद हुआ। यह अनुवाद आपका कब हुआ होगा? 1776 किसका काल है? 1776 वारेन हेस्टिंग्स का काल है और यह 1791-92 किसका काल है? कार्नवालिस का काल है। तो सबसे पहले अनुवाद वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ और इसके बाद अनुवाद आपका कार्नवालिस के काल में यह हुआ। और सबसे जो सर्वोत्तम अनुवाद माना जाता है वो बुरन हेक का अनुवाद माना जाता है कि वह अंग्रेजी अनुवाद सबसे अच्छा है। तो इस प्रकार मनुस्मृति की कुछ बातें रहीं। अगला जो हम लोगों का टॉपिक होगा, अब हम लोग विभिन्न आक्रमणों की बात करेंगे। आक्रमण जो इस काल के आक्रमण हो रहे हैं, विदेशी आक्रमण, आपके सातवाहनों के समय आपने देखा शकों से इनका संघर्ष चल रहा है। तो अब आक्रमण जो है यवन आक्रमण, यवनों से भी संघर्ष शुंगों का हुआ था, सातवाहनों का शकों से हुआ है। तो यवन आक्रमण, शक और कुषाण, इनकी बातें अगले। ठीक, धन्यवाद।